हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है जनाब आप लोगों के? कैसे हो बेटा सब लोग? सब एकदम बढ़िया हो तो उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। और एक बार अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग सब लोगों को, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है बेटा थम्स अप करो सारे। सबसे पहले ये काम करो, फिर उसके बाद सेशन को करेंगे स्टार्ट। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी बताओ बेटा। हाँ जी नमस्कार बेटा नमस्कार। हाँ थोड़ा सेटअप चेंज हुआ होगा, लग रहा होगा तुम्हें है? सब सही है? ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जनाब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो आज थोड़ी हाइट मेरी ज्यादा लग रही होगी है ना तुम्हें? वैसे हाइट मेरी अच्छी खासी है, आज थोड़ी तुम्हें और ज्यादा लग रही होगी है ना, क्योंकि आज थोड़ा स्टूडियो चेंज हुआ है। मैं कहीं और से क्लास ले रहा हूँ, यूजुअल जहाँ से क्लास लेता हूँ वहां से क्लास नहीं हो रही है आप लोगों की। ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले तो एक काम करो, बताओ लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, जो लास्ट क्लास में आपको होमवर्क दिया था, क्या आप लोग वो होमवर्क करके आए हो सब लोग? हाँ जी, फटाफट एक काम करो बेटा, अगर होमवर्क किया तो फटाफट बताओ। और फिर उसके बाद आप लोगों का टेस्ट कैसे हुआ पहले तो ये बताओ। अभी टेस्ट भी तो था तुम लोगों का, है भाई? टेस्ट कैसा हुआ? जिन लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ एक बार थम्स अप करो, जिन लोगों का टेस्ट खराब हुआ थम्स डाउन करके बताओ देखें। हाँ, जिन लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ जल्दी से थम्स अप करो। कि सर टेस्ट में भी सिर्फ केमिस्ट्री वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, वो फिजिक्स और मैथ्स का वो वाले सर पूछ लेंगे। आप तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की बात करो। हाँ जी, कैसा हुआ केमिस्ट्री का? अप और डाउन से पता लगेगा मुझे, ऐसे नहीं पता लगेगा। अप और डाउन से पता लगेगा। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया है ना, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम पे इंस्टा पे मैसेज किया कि सर एकदम पेपर सब सही हुआ, जो पढ़ के गए थे उसके अकॉर्डिंग हो गया। हाँ, चलो चलो बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूं जहां तक मैक्सिमम बच्चे यही कह रहे हैं कि सर टेस्ट एकदम बढ़िया था। वेरी गुड, इसी की जरूरत है। और मैंने आपको वो मेथड भी बताया था कि वो जो टेस्ट वाला पूरा टेस्ट है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ना। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ने हैं, कुछ को करना है, वो वाला मेथड आप लोगों ने सॉल्व किया। कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि सर वो वाला जो मेथड था उससे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए तो मेरा कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं, उस मेथड से मैंने किए तो सारे मैं क्वेश्चंस कर पाया। हाँ, जो इजी क्वेश्चंस थे वो तो कम से कम एटलीस्ट सारे ही कर पाया। कुछ क्वेश्चंस थे जो ट्रिकी थे, मुश्किल क्वेश्चन थे, वो मैं सॉल्व नहीं कर पाया। दैट्स फाइन, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना। वो तो सबके साथ होता है ना यार, मुश्किल क्वेश्चन कभी बार छूट भी जाता है, लेकिन जो क्वेश्चन इजी है जिसको हर एक बच्चा सॉल्व कर पा रहा है वो वाला क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, हाँ चलिए फिर करें, स्टार्ट करें, सेशन को स्टार्ट करें। तो बेटा देखो आज का जो सेशन है ना उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं फटाफट से मैं बता देता हूं। अब वापस से पढ़ाई वाले मोड में आ जाओ आप सारे लोग, सारे लोग पढ़ाई वाले मोड में आ जाओ भाई। हाँ, आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और मैं आपको बता दूं आज वाला जो सेशन है ये सेकंड लास्ट सेशन होने वाला है इस चैप्टर का। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका कल वाला सेशन, उसमें हम लोग चैप्टर को कर देंगे फिनिश। अगले सेशन में बेटा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग बेटा सबसे पहले तो होमवर्क डिस्कशन करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, आपको याद है लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, हैं जी। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी के बारे में। ठीक है, आज अपना जो मेन मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि कोलिजन थ्योरी को खत्म किया जाए। और कोलिजन थ्योरी अगर टाइमली खत्म हो गई तो फिर उसके बाद मैं आपको छोटा सा टॉपिक और कराऊंगा, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शंस। ठीक है, तो वो हम लोग आज वाले टॉपिक में खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में एक बार हल्का सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि जो कैटलिस्ट होता था वो क्या काम करता था। सबसे पहले तो ये बताओ, हम लोग लिखते थे कि सर कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की रेट को ऑल्टर कर सकता है ना, बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है, लेकिन खुद के मास में और खुद के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आने देता। ऐसे सब्सटेंस को आपने कैटलिस्ट बोला था, याद है ये चीज, है ना। फिर हमने ये भी कहा था कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन को कभी भी कैटलाइज नहीं करता। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रेट को ऑल्टर कर सकता है। हमने ये भी लिखा था, कि एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है ना। ये सारी चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। हमने ये भी लिखा था कि वो जो आपका गिब्स एनर्जी है उसको कोई उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की रेट को भी ऑल्टर नहीं करता, है ना। हमने ये भी लिखा था कि अगर आप थोड़ा सा
स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट लोगे तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज कर सकता है। ठीक है, हमने ये भी लिखा था कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट को ऑल्टर नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव होने में जो लगने वाला टाइम है उसको कम कर देता है ना। ये चीज हम लोगों ने बात करी थी लास्ट क्लास में। हमने ये भी लिखा था कि ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। याद है ये चीज? है जी। अरे भैया ये बहुत सारे लोग नो वीडियो क्यों कह रहे हैं? दादा अगर किसी का वीडियो नहीं आ रहा ना तो एक काम करो, तुम लोग रिफ्रेश करो वापस, और बेटा स्पैम तो बिल्कुल नहीं करना है। देखो मैक्सिमम बच्चे कमेंट कर पा रहे हैं ना, कमेंट कर पा रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ सही आ रहा है ना। तो बेटा एक काम करो, जिन लोगों का ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है एक बार फटाफट से आप रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करते ही काम खत्म, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ रिफ्रेश करो बेटा, रिफ्रेश करो जल्दी से, ये काम करो। वीडियो वीडियो सब सही है, वो मेरे सामने चल रहा है भाई, वो सब कुछ सही है, तुम अपना रिफ्रेश कर लो, फिर उसके बाद सेशन को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हाँ सब सही आ रहा है बेटा। अब देखो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। देखो सुनो, लास्ट क्लास में मैंने ग्राफ बनवाया था, अगर आपको याद हो तो। याद है क्या तुम्हें? मैंने एक ग्राफ बनाया था, इधर हम लोग एनर्जी लिखते थे और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखते थे ना, ऐसा वाला ग्राफ याद है ना तुम्हें? देखो एक मैंने ग्राफ बताया था कि बेटा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो, यहां पर है रिएक्टेंट की एनर्जी और ये है बेटा प्रोडक्ट की एनर्जी। यस, तो ये वाली जो एनर्जी थी, ये वाली जो एनर्जी थी यहां से यहां तक, इसको आपने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या था बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, अब आपने क्या किया था, सर मैं इसमें कैटलिस्ट यूज करना चाहता हूं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जैसे ही आप इस रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करोगे, आपने बोला था सर कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। यस, तो ये देखो ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी होगी कैटलिस्ट के साथ, है ना बेटा। ये वाला जो आपने ग्राफ बनाया है, ये वाला है विद कैटलिस्ट, ऑलराइट। और जो दूसरा वाला ऊपर वाला जो आपने ग्राफ बनाया है बेटा, ये है विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, ये है विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट हमने क्या कर रखा है, एक्टिवेशन एनर्जी ले रखी है EA, और विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी है EAC। ठीक है बेटा, मैं फिर कह देता हूं, वीडियो सब कुछ सही है, मैक्सिमम बच्चों को वीडियो मिल पा रहा है, तो यहां पर आप नो वीडियोस लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरी जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ना, कम से कम उस बात को सुनो। आपको रिफ्रेश करना है, आपको रिफ्रेश करना है, एक बार जो ऐप है उसको बंद करो और फिर उसके बाद वापस ज्वाइन करो, वो ठीक हो जाएगा। बार बार तुम नो वीडियो लिखोगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो मैं कह रहा हूं वो काम करो, उससे फायदा होगा। और क्लास में डिस्टर्बेंस मत करो यार, फिर बाकी लोग पढ़ रहे हैं ना, अब पढ़ने दो, पढ़ाने दो ना यार, है भाई। 2 क्लास में से लेक्चर को खत्म करना है, ये चैप्टर खत्म करना है। आप जितना डिले करोगे ना उतने कम क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे लिए, मैं फिर कह देता हूं, ये तुम्हारा नुकसान होगा फिर। ठीक है, हाँ तो बेटा रिफ्रेश कर लो। जिन लोगों का वीडियो का प्रॉब्लम है, एक बार आप एक काम करो, ऐप को बंद करो, वापस से ऐप को ओपन करो और फिर आपको मिल जाएगा, है ना। फिर उसके बाद वीडियो ठीक हो जाएगा। क्लियर? हाँ, और ये स्पैमर है ना मेरे सामने बैठा बंदा, अभी बोलूंगा नाम लेके बोलूंगा, परमानेंट वो हो जाओगे ब्लॉक, पहले बोल रहे हूं। हाँ ये धमकी नहीं है, कोई धमकी नहीं है, मैं सही बोल रहा हूं, आ जाओ। तो बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी थी विदाउट कैटलिस्ट, और ये वाला है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा जो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट रही होगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट से हमेशा ज्यादा रही होगी। यस, EAC क्या है बेटा? ये है एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट, है ना, इस बात को याद रखना। अब देखो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद है? अरे भाई आर्हेनियस इक्वेशन याद है? आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला होता था K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT, याद है तुम्हें? ठीक है, ये था विदाउट कैटलिस्ट। अब अगर मैं विद कैटलिस्ट यूज करूं, मान लेते हैं, अब अगर मैं विद कैटलिस्ट यूज करूं, यहां पर रेट K है और यहां पर मान लेता हूं मैं कैटलिस्ट के साथ KC। अच्छा, ये केसी वो वाला केसी नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला केसी नहीं है। ये जो केसी है बेटा, ये दिखा रहा है जब आपने कैटलिस्ट यूज किया उस समय रेट कांस्टेंट कितना था। ठीक है, तो ये जो केसी का वैल्यू होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, A इंटू E की पावर माइनस EAC अपॉन RT। बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो मैंने सेम रखे हैं। क्या किया मैंने, बाकी सारे फैक्टर्स को मैंने सेम रखा है, सिर्फ क्या किया है, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है उसको चेंज किया। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पहले से ही चेंज हो जाएगी, है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक काम करो बेटा, K अपॉन KC की वैल्यू बताओ कितनी होगी,
क्या आप ये वैल्यू बता सकते हो? के अपॉन केसी का वैल्यू कितना होगा? क्या आप ये वैल्यू बता सकते हो? बेटा के अपॉन केसी जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, जब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो बेटा क्या मिलेगा? हाँ जी, इन दोनों, या फिर आप उल्टा कर दो, या फिर आप एक काम करो, आप ना उल्टा करो, केसी अपॉन के का वैल्यू निकालो, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। केसी अपॉन के की वैल्यू निकालो। देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए से ए उड़ जाएगा, हैं जी, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो मेरे हिसाब से ये मिलेगा ई की पावर ई ए माइनस ई ए सी डिवाइडेड बाय आर टी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे बोलो ना यार, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ये जो के है वो है विदाउट कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट, ठीक है, और केसी क्या है बेटा? विद कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, विद कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट। तो आप इसको इस इक्वेशन की हेल्प से, इस इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली, है ना, इस रिलेशन वाले पे, है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है बेटा, और एडवांस में भी पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना, ठीक है, इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ऑलराइट, अब यहां पर देखो क्या होगा, वो ईए माइनस ईएसी की वैल्यू आपको पहले से देगा, है ना, ईए माइनस ईएसी की वैल्यू आपको पहले से देगा कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है विदाउट कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट कितनी है, इसको आप माइनस कर देना और आपका वैल्यू मिल जाएगा आपको। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, कोई परेशानी है आपको? एक बार बेटा अगर समझ में आया यहां तक, एक बार के लिए अगर आपको समझ में आया यहां तक, तो एक बार थम्स अप करो जल्दी से, सारे लोग फटाफट से थम्स अप करो, सारे लोग फटाफट से थम्स अप करो। बेटा देखो, अगर मैं इस पे दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लूं, एक बार सोच के देखो, अगर मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लूं, ले सकता हूं ना, केसी अपॉन के इज इक्वल टू एल एन ई की पावर, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, डेल्टा ई, है भाई, इसको डेल्टा ई लिख दूं क्या? चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा ई अपॉन आर टी, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, एल एन केसी अपॉन के इज इक्वल टू एल एन ई हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन आर टी। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहां से आप केसी अपॉन के का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको सॉल्व कैसे करना है, एल एन की वैल्यू दोनों साइड नेचुरल लॉग लेना, तभी ये वाली इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी, ठीक है। अब देखो, मैं चाहूं तो नेचुरल लॉग को, अगर मुझे नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करूंगा बेटा, मैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लॉग 10 हो जाएगा, केसी अपॉन के इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन आर टी, है ना। तो इस तरह से मैं यहां से लॉग केसी अपॉन के, इसका वैल्यू, ये तो सिंपल मैथ्स है, इसमें कोई केमिस्ट्री का काम नहीं है, इसमें कोई केमिस्ट्री का काम नहीं है, डेल्टा ई अपॉन 2.303 आर टी, इस तरह से इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं यहां से केसी अपॉन के का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। यहां से मुझे पता लगेगा कि जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी इतनी डिक्रीज करूंगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे बढ़ेगी, कितनी गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, वो इस इक्वेशन की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हो। अभी इस पे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, फटाफट के लिए बेटा आप इसको नोट करो। जिन बच्चों ने नोट कर लिया हो वो सारे लोग लिखेंगे डन, और जिनको समझ में आ गया वो करेंगे थम्स अप। जल्दी से करो ये काम बेटा, जल्दी काम कर दो। देखें, हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो, लास्ट क्लास के कुछ क्वेश्चंस थे, वो हम लोग फटाफट से होमवर्क करते हैं। होमवर्क वाले जो क्वेश्चन थे ना, वो हम लोग पहले या तो बिना होमवर्क वाले क्वेश्चन करते। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस पे, इसकी मैं बात कर रहा था अभी, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यस, बहुत बढ़िया बेटा। देखो इस तरह का क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। देखो जैसे ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है कि a catalyst lowers the activation energy of a chemical reaction from 75 to 29 kilojoule per mole. What will be the effect on the rate of reaction at 27 डिग्री सेल्सियस? समझ में आया कि जब आपने कैटलिस्ट यूज नहीं किया था तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू थी 75। अब आपने क्या किया सर, कैटलिस्ट यूज कर लिया तो कितनी हो गई, 29 हो गई। अब एक बात बताओ, विदाउट कैटलिस्ट ईए का वैल्यू कितना था सर, वो है 75 किलो जूल पर मोल, और विद कैटलिस्ट ईएसी वो कितना है बेटा, वो है 29 किलो जूल पर मोल। तो फटाफट से बता दो डेल्टा ई का वैल्यू कितना होगा। देखो अभी हमने लिखा डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई था सर किसके बराबर, ईए माइनस ईएसी के बराबर। बेटा डेल्टा ई किसके बराबर था, ईए माइनस ईएसी। बताओ देखिए कितना हो गया,
जल्दी से बोलो। ई माइनस ई ए सी, फटाफट बोलना पड़ेगा बेटा। 75 में से 29 को माइनस कर दो, कितना आएगा? देखते हैं तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। 46 हो गया क्या? पक्का सोच लो, मैं तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूं। ये आ गया बेटा 46 किलो जूल पर मोल। डेल्टा ई का वैल्यू आ गया 46 किलो जूल पर मोल। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होएगा। मतलब ऑब्वियस ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करी है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। हमसे पूछा कितना गुना बढ़ेगा, है ना? तो सुनो, टेम्परेचर कितना दे रखा है जल्दी से बताओ। सर टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। बोले तो सर 300 केल्विन दे रखा है। हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। अरे समझ में आ रही है क्या मेरी बात? अब देख, ये रहा इक्वेशन, अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा इक्वेशन। ln kc अपॉन k इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 2.303 RT। इसको मैं लिख दूं ln kc अपॉन k इज इक्वल टू, बेटा मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं, ये वाला पीछे वाला जो रिलेशन था ना, मैं उस रिलेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूं। बताओ लिख दूं? भाई पूरा डिराइव करके बताया तुम्हें रिलेशन कहां से आया। kc अपॉन k इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 2.303 RT। अब एक काम करो, आप डेल्टा ई की जगह क्या लिख दोगे? हाँ जी सर, डेल्टा ई की जगह वो लिख दो आप 46 किलो जूल। तो इसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया, 10 टू द पावर 3 लिख दिया। 2.303, आर का वैल्यू कितना लेना है? 8.314। और बेटा टेम्परेचर कितना लेना है? सर 300 ले लो, क्वेश्चन में कहा गया, हमने ले लिया। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो आप फटाफट से। ये वाली जो कैलकुलेशन है ना, मैंने सुना है तुम्हारी कैलकुलेशन के चर्चे बहुत दूर दूर तक हैं। मैंने सुना भाई तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट है। आओ देखें, आज देख ही लेते हैं कितनी फास्ट है। 2.303 को मल्टीप्लाई करना है, देखते रहना सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। 8.314 से मल्टीप्लाई किया और फिर उसके बाद 300 से मल्टीप्लाई कर दो। सर ये वैल्यू मिल जाएगी, ये देखो बेटा, ये कितना मिल रहा है? 47 उसको डिवाइड करना है 5744 से। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो कितना मिल रहा है, अरे बोलो ना कितना मिल रहा है? सर इसको डिवाइड करना है अपने को किससे? 5744 से। सर ये वैल्यू ना 8 मिल गई सर। अब देखो 8.008 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 इतना तो बनता है ना यार, इतना तो 8 तो लिख ही सकता हूं। इतना अप्रोक्सीमेशन तो चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो ना, इतना अप्रोक्सीमेट तो कर सकता हूं ना मैं। सर लिख दिया 8। अब एक चीज देखो, तो मुझे वैल्यू क्या मिली? एलन नहीं भाई, लॉग लॉग लॉग। अरे एलन क्यों लिखा है दादा? एलन क्यों लिखा है? लॉग आएगा ना। ये देखो लॉग लिखा है ना, एलन क्यों लिखा है? क्या बात कर रहे हो? यहां पर लॉग का बेस कितना है? 10 है। यस, तो ये बेटा लॉग है, लॉग 10। ये लॉग 10 है बेटा। देखो तो ये वैल्यू कितनी मिली है? लॉग 10 kc अपॉन k इज इक्वल टू मिल गया 8। यस, तो यहां से बेटा kc अपॉन k का वैल्यू कितना मिल गया? सर ये मिलेगा 10 टू द पावर 8। अब आप सोच के देखो, kc का वैल्यू 10 टू द पावर 8 टाइम्स ऑफ k। इसका मतलब जब आपने एक्टिवेशन एनर्जी इतनी डिक्रीज करी, तो जब आपने कैटलिस्ट यूज किया तो जो रेट कांस्टेंट था उसकी वैल्यू विदाउट कैटलिस्ट से 10 टू द पावर 8 टाइम्स बढ़ गई। देख रहे हो आप? 10 टू द पावर 8 टाइम्स इंक्रीज कर गई। मतलब इतना सा एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करने से देख रहे हो आप रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इफेक्ट आया है कि सर आप रेट ऑफ रिएक्शन 10 की पावर 8 गुना बढ़ जाएगा। बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा 10 टू द पावर 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या? क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या? फटाफट बोलो बेटा, क्या ये चीज क्लियर है? ये समझ में आया क्वेश्चन? अगर ये समझ में आ गया तो एक बार फटाफट थम्स अप करो, नोट कर लिया तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं। फटाफट ये काम कर दो, देखें जल्दी 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 करो ये काम बेटा, फटाफट बताओ। फिर उसके बाद आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे जो आपको लास्ट क्लास में दिए थे। यस, अरे समझ में आ गया क्या आपको? बेटा वीडियो वीडियो सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप फालतू स्पैम मत करो। मैं एक बार और तुम्हें सलाह दे देता हूं, इसके बाद नहीं दूंगा, है ना? फिर उसके बाद मैसेज करोगे सर वो ना ब्लॉक कर दिया, सर हटवा दो ब्लॉक, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, पहले ही बोल रहा हूं मैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इतने सारे बच्चों का वीडियो आ रहा है, तुम्हारे कुछ अलग से। ठीक है, समझ में आया क्या? पक्का आगे चले? हाँ साइड हो गया बेटा, देखो तो सही, पूरा सामने दिख रहा है तुम्हें। आगे चले, आगे चले पक्का? हाँ जी। हाँ अबे कोई कहेगा रेट कांस्टेंट इतना गुना बढ़ा है, अब तो मैंने लास्ट क्लास में बताया तो था।
अरे भैया लास्ट क्लास में बोला तो था रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट बताते हैं हम लोग। अगर रेट कांस्टेंट 10 टू द पावर 8 टाइम्स बढ़ गया तो हमने यही तो लिखा था, जिसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अरे हाँ ना बोलना भाई। तो अगर रेट कांस्टेंट इतना गुना बढ़ रहा है इसका मतलब रेट भी इतना गुना बढ़ रही है, सिंपल सी बात है। हम लोग यही तो कहते थे, हायर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फास्टर इज द रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी इंक्रीज करती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको सीधी सी इक्वेशन बनानी थी। ये वाली इक्वेशन हम लोग पीछे बना चुके हैं। यहां से हमने लिखा log 10 kc अपॉन के, इसका वैल्यू 8 मिला, kc अपॉन के इज इक्वल टू 8 मिला, kc अपॉन के 10 टू द पावर 8 आ गया। मतलब जब आप कैटलिस्ट यूज करोगे तो जो आपका रेट कांस्टेंट होगा वो विदाउट कैटलिस्ट से 10 टू द पावर 8 टाइम्स होगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसी रेशियो में इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, आर का वैल्यू कितना लेना था? आर का वैल्यू 8.314 लेना है। ऑब्वियस सी बात है, क्यों? क्योंकि आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा ये जूल में दे रखा है। देखो किस में दे रखा है? किलो जूल में दे रखा है। इसको जूल में दे रखा था तो आपका आर का वैल्यू भी जूल वाला होना चाहिए। और आर का वैल्यू जूल वाला कौन सा होता है? 8.314 होता है। अब इतने तो समझदार हो ना भाई तुम, इतने समझदार तो हो मतलब तुम है भाई। आओ देखें ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या मिला तुम्हें? जल्दी से बताओ। ये जो क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन क्या मिला तुम्हें? क्या था सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन मिला? जल्दी बताओ। ये वाला क्वेश्चन किया तुम लोगों ने, कहता है रेट कांस्टेंट फॉर द अबाउट रिएक्शन एट 200 केल्विन। T1 का वैल्यू दे रखा है बेटा 200 केल्विन और T2 का वैल्यू दे रखा है 300 केल्विन। यस, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कहता है कि रेट कांस्टेंट जो K1 का वैल्यू है 0.03 दे रखा है और K2 का जो वैल्यू है वो 0.05 दे रखा है और हमसे एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू पूछा है। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? सर बिल्कुल पता है। log K2 by K1 इज इक्वल टू सर E अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 T2। ये वाला फॉर्मूला हुआ करता था। यस, तो यहां से देखो सर K2 की वैल्यू हमें पता है। सर हमें क्या क्या पता है? K2 हमें पता है, K1 हमें पता है। सर सब कुछ तो पता है ना? देखो ये क्या दे रखा है बेटा 0.05 और ये कितना दे रखा है 0.03। ये का वैल्यू मुझे निकालना है 2.303 R। R का वैल्यू कितना लिखूंगा मैं? 8.314। तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कितने में, किस में मिलेगी? जूल में मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये कह दिया इसने कि R का वैल्यू इतना काम में ले लो। यस, अच्छा T2 का वैल्यू हो रहा सर 300 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 200। ये वाली इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बस तुम्हें। इसको बस देखो log 5 की वैल्यू दी हुई होगी ये क्वेश्चन में। log 5 दे रखा है, log 3 दे रखा है, बस। तो बेटा कुछ सॉल्व नहीं करना फिर तो इसके बाद ना, फिर तो इसके बाद डायरेक्ट आप सॉल्व करके आप ये का फॉर्मूला लिखोगे 2520 जूल पर मोल। ये वाली वैल्यू मिली होगी मेरे हिसाब से। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना है भाई, एक बार क्रॉस चेक करना। क्या आपको यही वैल्यू मिली क्या? जल्दी बताओ देखें कौन सा आंसर। हाँ 2520 जूल पर मोल। यूनिट ध्यान रखियो, जूल। जूल में क्यों? क्योंकि हमने आर वाली वैल्यू भी किस में लिखी है? जूल में लिखी है भैया। तो अगर आर जूल में लिखा है ना तो एक्टिवेशन एनर्जी भी किस में आएगी? सर जूल में आएगी। बस खत्म। हाँ 2520 ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। अरे भैया नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है ना। अरे समझ नहीं रहे हो तुम। मान लो ऐसे आया 2523 ऐसे आया है ना। जैसे मान लो किसी का 2520 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है तो नियरेस्ट इंटीजर में करना है तो 2520 लिख देना है। यस, समझ में आ गई बात? क्लियर? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो बहुत बहुत। ये कौन से साल में पूछा गया क्वेश्चन? ये इसी साल आया था। देखो जेईई मेन 2023 में। कितना आसान क्वेश्चन आता, मुश्किल नहीं आता है ना, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सॉल्व करना था। अच्छा इसका सॉल्यूशन बताओ क्या मिला तुम्हें? हाँ जी, इसका सॉल्यूशन क्या मिला? जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, लिखता है द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड हैव बीन मेजर्ड ओवर द टेंपरेचर रेंज 700 से 1000 केल्विन। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका और कोई आज सच फायदा नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है हमसे? द डेटा हैज बीन एनालाइज्ड बाय प्लॉटिंग ln k वर्सेस 10 टू द पावर 3 अपॉन t। क्या कह रहा है? ln k वर्सेस 10 टू द पावर 3 अपॉन t ग्राफ बनाया गया है। तो हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज। मैंने आपको रिलेशन बताया था, हम दो ये वाले ग्राफ पढ़े हुए हैं बेटा। अरे भैया हमने ये ग्राफ पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए बताओ?
ये ग्राफ हम लोगों ने पढ़े ना, क्या था ग्राफ का रिलेशन? सर हम लोग फॉर्मूला लिखते थे k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सर दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो तो ये फॉर्मूला बन जाता था ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपॉन आर इंटू 1/t। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बोलिए, अरे बोलो ना बेटा, कह सकता हूं क्या मैं ऐसा? यस। तो अब देखो अगर आपका ln के y एक्सिस पे है, जो कि है यहां, ln के कौन सी एक्सिस पे बेटा? y एक्सिस पे है। सर a कांस्टेंट होता है तो ln a भी कांस्टेंट होगा, माइनस 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 माइनस। ये देखो, अब एक काम करो, सर ये वाला ग्राफ 10 टू द पावर 3 अपॉन टी के बीच बना हुआ है, 10 टू द पावर 3 अपॉन टी। तो हमारे पास तो 10 टू द पावर 3 अपॉन टी नहीं है, हमारे पास क्या है? 1 अपॉन टी है। तो आप एक काम करो, 10 टू द पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 10 टू द पावर 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 टू द पावर 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ भाई, हमारी फाइनल वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर 3 वैल्यू तो सेम ही है, लेकिन क्योंकि मुझे टर्म बनानी थी 10 टू द पावर 3 अपॉन टी, इस वजह से मैंने ऊपर नीचे 10 टू द पावर 3 अपॉन टी से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मेरी बात समझे क्या? तो सर ये जो 10 टू द पावर 3 अपॉन टी है, सर ये बन गया x, और ये वाली जो वैल्यू रहेगी ये हो गया m। सर ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का बनना चाहिए, और हमारा ये ग्राफ भी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का है। सर इसकी ग्राफ की जो स्लोप है ना सर, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ना सर, वो इक्वल होना चाहिए किसके? माइनस ई अपॉन 10 टू द पावर 3 आर के। और ये जो वैल्यू हमें दे रखी है, ये दे रखी है माइनस 18.5। बताइए, क्या आपको ये वैल्यू दे रखी है? सर बिल्कुल दे रखा है। अब एक चीज देखो, हमसे वैल्यू किस में पूछी है? किलो जूल में पूछी है। यस, तो आ जाओ, देखे यहां से आप क्या करो, यहां से आप क्या करो, ई की वैल्यू निकाल लो। तो बेटा ई कितना मिलेगा? 18.5 इंटू आर का वैल्यू कितना काम में लेना है? सर हमें जूल में चाहिए, तो आर का वैल्यू जूल वाला काम में लेंगे, वो हो जाएगा सर 8.314 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल। बेटा हाँ ना बोलना पड़ेगा तुम्हें। क्या यहां तक समझ में आ रही मेरी बात? हैं जी? तो आप मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा सा, क्या दिक्कत है? 18.5 ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किए थे, क्लास में ही। और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 8.314 से। तो कितना मिल गया? ये लो 153.8। बेटा कितना मिला है? 153.8 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर मोल। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है नियरेस्ट इंटीजर, तो 153.8 का नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? 154, ठीक है। और 10 टू द पावर 3 जूल को मैं लिख सकता हूं किलो जूल, तो 154 किलो जूल पर मोल, यह हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा, यह हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए, क्या ये चीज क्लियर है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये वाला आंसर मैच कर गया था? जल्दी बोलो, देखें, जल्दी बताओ बेटा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये आंसर मैच कर गया था? फटाफट बोलो, फटाफट बोलना पड़ेगा सब लोगों को, भाई लोगों जल्दी बताओ, देखें मैच कर गया था। अबे 184 नहीं आएगा भाई, 154 आएगा, 154 किलो जूल। देखो 10 टू द पावर 3 को जूल, 10 टू द पावर 3 को क्या लिख दिया हमने? 10 टू द पावर 3 को किलो लिख दिया ना यार, 10 टू द पावर 3 जूल बोले तो किलो जूल, खत्म, बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आओ जी, आओ जी, आओ आओ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कौन से साल में आया? सर 2021 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ। देखें, कहता है इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन इज इतना, ठीक है जी, कोई बात नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू हमें दे रखा है 80.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है, जो दिया वो लिख दिया। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट 700 केल्विन, टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा? 700 केल्विन, हैविंग इनफ एनर्जी टू रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट इज e टू द पावर माइनस एक्स। अब बताओ, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। याद है आप लोगों को? अरे बोलो। और मैंने ये लिखा था k अपॉन ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। और मैंने ये चीज बोली थी कि ये जो k अपॉन ए है, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी जो है, यही वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होता था। याद है तुम्हें? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने लिखवाया था। ये क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी, हैविंग एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या फिर उससे ज्यादा होती थी। याद है आपको? अरे बोलो ना यार, ये चीज लिखवाई थी ना।
मतलब यही वाले वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होगा जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। अगर मान लो किसी रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं, इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर पाए, तो क्या वो प्रोडक्ट बना पाएगा? नहीं। अगर मेरे से कह रहा है कि वो प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को पार कर पा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब मेरे से क्वेश्चन कहता है कि भाई इतनी इनफ एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन की बात कर रहा है जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होगी। ये बात पकड़नी थी आपको इस क्वेश्चन में। क्या पकड़ी तुम लोगों ने? है भाई, समझ में आई बात? तो अब देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स दे रखी है। क्या दे रखा है? बोला गया ये जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? e टू द पावर माइनस एक्स। तो e टू द पावर माइनस एक्स, इसका मतलब e अपॉन आर टी की जो वैल्यू है वो बराबर होगी किसके? x के बराबर। और e का वैल्यू मुझे दे रखा है, देखो e का वैल्यू दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू 80.9 किलो जूल है, तो इसका मतलब 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय r का वैल्यू कितना काम में लेना है? 8.314, और ये t दे रखा है बेटा 700। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, तो ये कितना बचेगा? देखो x का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे यहां से, ये देखो ये मिल जाएगा 809, और डिवाइड कर देना किससे? 8.314 इंटू 7। ये वाली कैलकुलेशन करो, देखिए कितना मिल रहा है। भाई देखो यार, होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन अगर मैं सारी कैलकुलेशन के साथ तुम्हें समझा रहा हूं ना, इसका मतलब इससे ज्यादा कुछ तुम मांग नहीं सकते मेरे से कुछ, है ना? इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग सकते तुम मेरे से। होमवर्क का क्वेश्चन मैं तुम्हें पूरी कैलकुलेशन के साथ समझा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ ये भी दिक्कत है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैलकुलेशन पूरी करके बताओ, है ना? तो वो पूरी कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। लो भाई देख लो, 58.1, तो बेटा ये जो वैल्यू है ना वो मुझे कितनी मिल रही है? 13.9। कितनी मिल रही है? 13.9। ये वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा? 13.9। लेकिन आपको सॉल्यूशन देना है, इसको राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे 13.9 को, तो कितना मिलेगा सर? 14 मिलेगा, और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। बात को समझ गए क्या आप? है भाई? अरे समझ में आ गया क्या? क्लियर है? हाँ जी, बोलो बोलो, क्या ये बात सही है? क्लियर? ठीक है, आगे चले। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सॉल्यूशन बताओ। इसका सॉल्यूशन क्या मिला आपको? इसका सॉल्यूशन क्या मिला, देखिए जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, हो गया। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, लिखता है इफ ए रिएक्शन फॉलोज द आर्हेनियस इक्वेशन द प्लॉट ln k वर्सेस 1 अपॉन RT गिव्स स्ट्रेट लाइन विद अ ग्रेडियंट ऑफ -y। ओ भाई ये क्या क्वेश्चन पूछा है बताओ? ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ना, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग मिनटों में निपटा देते हैं। दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो, ln a इज इक्वल टू, सॉरी k इज इक्वल टू, भाई क्या लिख रहा हूं मैं जल्दबाजी में, k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो रिलेशन बन जाता है ln a माइनस ई अपॉन r इंटू 1/d। जल्दी बोलो सर, ln k जो है y एक्सिस पे है, सर ये माइनस m इंटू सी। तो बेटा जो m का वैल्यू होगा, अच्छा सर माइनस m का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा?
E अपॉन R के बराबर होगा क्या? बोलो बोलो बोलो। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्शन। अच्छा, ओहो, अरे बताओ, ये क्या कह रहा है ना, स्लोप किसके बराबर है? स्लोप बराबर है माइनस वाई के, और हमारी यहां स्लोप किसके बराबर आ रही है सर? माइनस ई अपॉन आर के बराबर आ रही है, इज इक्वल टू माइनस वाई। यही तो दे रखा है। और हमसे क्या पूछा है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछी है। तो सर एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा सर? आर इंटू वाई के बराबर होगा क्या? क्या यही होगा क्या? अरे बोलो ना भाई। अच्छा, 1 अपॉन RT के बीच ग्राफ है। ओहो हो बेटा, 1 अपॉन RT के बीच ग्राफ है, 1 अपॉन टी का ग्राफ नहीं है। इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो 1 अपॉन RT, और ये जो RT है ना वो वाई एक्सिस पे है ना? ये जो RT है वो वाई एक्सिस पे। अच्छा, तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, माइनस ये हो गया m, और ये जो पूरा टर्म है ये है x एक्सिस पे। मतलब ये जो ग्राफ है ना वो किस किस के बीच बनाया गया है? ये बनाया गया है ln के और 1 अपॉन RT के बीच। सिर्फ 1 अपॉन टी के बीच नहीं है, 1 अपॉन RT के बीच है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप है माइनस ई का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है? माइनस वाई के इक्वल दे रखा है। तो जो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? वाई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी, क्लियर है, अब तो ठीक होगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये तुम्हारी संगत का असर है भाई। ये जो मैं भूलने लगा हूं ना आजकल, ये जो मैं भूलने लगा हूं, कभी कभी बैकी बैकी बातें करने लगा हूं ना, वो सब सिर्फ और सिर्फ किसका असर है? ये तुम्हारी संगत का असर है ना? तुम्हारा इफेक्ट होता जा रहा है मेरे ऊपर, और ये इफेक्ट बड़ी तेजी से होता जा रहा है ना? तो भाई अपना जादू टोना अपना पास बचा के रखो। रहने दो यार, मुझे पढ़ाना है अभी, बहुत करियर मुझे लंबा चलाना है अपना, है ना? हाँ, ठीक है। चलो भाई, ये लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे ना, ये क्वेश्चंस हो गए खत्म। ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा, आओ देखे आओ। हाँ, अब देखो बेटा, वैसे अगर बात करें आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से और जेईई मेंस के हिसाब से, तो लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। ये देखो, ये जो थ्योरी है ना पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, नाम से ही पता लग रहा है थ्योरी। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं पूछा जाता इस थ्योरी से। इस वाले टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना? ऑब्जेक्टिव, सॉरी सब्जेक्टिव इन द सेंस कि आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कहने का मतलब ये ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछता है। मेरी बात समझ में आ रही? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछता है। तो आओ देखें, कोलिजन थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं। बहुत आसान सी चीज है, बहुत ही आसान सी चीज है। देखो, ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो थ्योरी कोलिजन थ्योरी मानी गई है, इसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनको स्फीयर कंसिडर किया गया। सुनो क्या कह रहा हूं मैं। हाँ, ये बेटा पूरा थ्योरेटिकल है। हाँ बेटा, क्या कह रहा हूं, इसमें क्या बोला जाता है, इसमें ये जो पूरी थ्योरी है इसमें क्या माना गया है? इसमें यह माना गया है कि जो आपका पार्टिकल है, जो एटम या फिर मॉलिक्यूल है, वो क्या है? एक स्फीयर की तरह है ना? ये थ्योरी में माना गया। और ये जो कोलिजन थ्योरी होती है, ये इट इज डिफाइंड फॉर गैसेस ओनली, है ना? ये गैसियस सब्सटेंसेस के लिए ही ये वाली थ्योरी डिफाइन की गई है। तो हम लोग जब भी कुछ नहा कहा गया ना, इसका मतलब सीधी सी बात है, हम लोग इसमें गैसेस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। ग्रेडियंट, अबे ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, है ना? dy बाई dx, उसी को ग्रेडियंट बोला जाता है। हाँ, तो देखो ये थ्योरी क्या कहती है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दिया, गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। और दूसरी चीज, इसमें पार्टिकल्स को क्या माना गया है? स्फीयर माना गया है ना? देखो, कोई भी थ्योरी जब स्टार्ट होती है ना, तो उससे पहले उसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ चीजें मानी जाती है कि ये चीजें मानते हुए हमने ये रिजल्ट निकाले। तो क्या क्या माना गया है कि जो आपका एटम होता है वो क्या होता है बेटा? एक स्फीयर की तरह बिहेव करता है ना? ये चीज माननी है आपको। ऑल राइट। अब ये थ्योरी क्या कहती है? जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि भैया a प्लस बी से प्रोडक्ट बना है ना? हम लोग क्या कहते हैं? a प्लस बी से प्रोडक्ट बना है। हम लोग ऐसे ही तो कहते हैं, हम लोग ऐसे ही तो कहते हैं। अब यहां पर a और b जो है वो रिएक्टेंट। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनता है? प्रोडक्ट बनता है कि रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। तब वहीं से नाम आया इस थ्योरी का, कोलिजन। ये थ्योरी ये कहती है कि रिएक्टेंट पार्टिकल्स की जितनी कोलिजन्स होंगी आपस में, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उसी कोलिजन की वजह से होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको?
कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिएक्टेंट पार्टिकल्स की आपस में कोलिजन से होता है। सबसे जो पहला स्टेटमेंट है वो ये लिखा है कि ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू कोलिजन अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रिएक्टेंट पार्टिकल्स की आपस में कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है। अब एक चीज देखो, जैसे मान लो जैसे ए और बी आपस में कोलाइड करेंगे और कोलिजन से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यस, अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जिसको क्या बोला जाता है बेटा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपने क्या कर रखा है, एक कंटेनर ले रखा है ना, ये कंटेनर ले रखा है, उसमें रिएक्टेंट के पार्टिकल्स भर रखे हैं, कंटेनर क्लोज है, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स आपने भर रखे हैं। अब इस रिएक्टेंट कंटेनर में द नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड, एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इस यूनिट वॉल्यूम, मान लो मैं वॉल्यूम ले लेता हूं रिएक्शन मिक्सचर का 1 वॉल्यूम, और बेटा टाइम ले लेता हूं कितना, 1 यूनिट। तो इस यूनिट टाइम में 1 वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में जितनी कोलिजन्स होती हैं, जितनी आपस में कोलिजन्स होती हैं, उन्हीं कोलिजन को बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ बेटा, अरे बोलो ना, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो बोलो बोलो, क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? यूनिट सेकंड में, यूनिट टाइम में, सॉरी, यूनिट टाइम में, यूनिट वॉल्यूम में जितनी पार्टिकल्स की, रिएक्टेंट पार्टिकल्स की आपस में कोलिजन होगी, दैट विल बी नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यस, अच्छा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी, रिएक्टेंट पार्टिकल्स जितने ज्यादा एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही ज्यादा होगा? भाई सिंपल सी बात है ना। अरे बोलो भाई, अरे हम कह रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, रिएक्टेंट पार्टिकल की कोलिजन से बन रहा है, तो ये कोलिजन जितनी ज्यादा होंगी, जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी, आपका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो भी उतना ही फास्ट होगा, उतना ही ज्यादा होगा। क्या बात सही है? तो यहां से एक चीज बोली गई, यहां से एक रिलेशन बोला गया, यहां से एक रिलेशन बोला गया कि जो k का वैल्यू होता है, जो k का वैल्यू होता है वो इज इक्वल टू z इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। क्या बोला गया कि जो k का वैल्यू होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू, वो इक्वल होगा z इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। और ये जो z है बेटा, इसी को नाम दिया गया था कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसी को क्या नाम दिया गया था? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो यहां से पता भी लग रहा है भाई, z की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है ना? अब इसको आर्रीनियस से रिलेट मत करना। अभी याद है हम लोग आर्रीनियस तो ये लिखते थे, k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ऐसे लिखते थे ना हम लोग, ऐसे लिखते थे ना। तो ये आर्रीनियस इक्वेशन नहीं है, अभी नहीं बनी है। कोलिजन थ्योरी में बोला गया कि जो k का वैल्यू होगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू, ये तो वो सारी चीजें वही है बेटा। k क्या है यहां पर? सर k है रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या है? रेट कांस्टेंट है, ठीक है। और जो आपका z है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो ही गया, E का वैल्यू वही एक्टिवेशन एनर्जी, R वही गैस कांस्टेंट, और T आपका वही टेम्परेचर, ठीक है ना। A का वैल्यू z के बराबर नहीं है अभी, ये z कुछ अलग चीज है, ठीक है। अच्छा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये कुछ अलग चीज है। अब एक चीज सुनो, ये थ्योरेटिकल चीज है। जैसे एक थ्योरी है कि भाई एक आपका रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें यूनिट टाइम में 1000 कोलिजन्स हो रही है। कितनी कोलिजन्स हो रही है? 1000 कोलिजन्स हो रही है। तो दिस इज थ्योरी। ये बोला गया कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1000 कोलिजन से बनेगा। इनिशियली ये सोचा गया, दैट इज थ्योरेटिकल। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये चीज ऑब्जर्व की गई कि यार कोलिजन तो 1000 हो रही है, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 1000 की वजह से नहीं बन रहा, वो तो उससे कम कम कोलिजन से बन रहा है। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि यार इसका मतलब यह है कि जो सारी की सारी कोलिजन्स होती है उससे प्रोडक्ट नहीं बनता। क्या सोचा? कि जो सारी की सारी कोलिजन्स है उससे प्रोडक्ट नहीं बनता। कुछ कोलिजन्स ऐसी होती हैं जिनसे प्रोडक्ट बनेगा, और कुछ कोलिजन्स ऐसी होंगी जिनसे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसी कोलिजन्स जिनसे एक्चुअली प्रोडक्ट बनता है, उन कोलिजन्स को बोला जाता है इफेक्टिव कोलिजन्स। और कुछ कोलिजन्स ऐसी होंगी पार्टिकल्स की कि जो आपस में कोलिजन तो होंगी, लेकिन उन कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ऐसी कोलिजन्स को बोला जाता है इनइफेक्टिव कोलिजन्स।
मेरी बात समझ में आई? तो देखो यहीं पर एक टर्म लिखी हुई है कि जो हर एक कोलिजन होती है, एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग ए केमिकल चेंज, मतलब हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, कुछ कोलिजन्स ऐसी होंगी जिनसे प्रोडक्ट बनेगा, और जो कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट बनता है बेटा उन कोलिजन्स को क्या बोला जाता है? इफेक्टिव कोलिजन्स बोला जाता है। एक्चुअली वो कोलिजन जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उनको क्या बोला जाता है? इफेक्टिव कोलिजन्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब बोला गया कि सर किसी भी कोलिजन को अगर इफेक्टिव होना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? भाई जब मैं कह रहा हूं कि 1000 कोलिजन थी लेकिन 1000 की 1000 कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो सर कुछ एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना कि अगर ऐसा है तो वो कोलिजन से प्रोडक्ट बन जाएगा और ऐसा नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो वो रिक्वायरमेंट थी, दो रिक्वायरमेंट। पहला था एनर्जी, प्रॉपर एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी, और दूसरा था प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये दो रिक्वायरमेंट्स थी। क्या बोल रहा हूं? जो आपकी कोलिजन हो रही है तो पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए पहली चीज, और पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर ओरिएंटेशन और सफिशिएंट एनर्जी वाली जो कोलिजन्स होंगी उन्हीं से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक्चुअली क्या हुआ, किसी भी कोलिजन को अगर इफेक्टिव होना है, अगर किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होना है तो दो तरह के बैरियर उसको पार करने पड़ते हैं। कितनी तरह के बैरियर? दो तरह के बैरियर पार करने पड़ते हैं। एक बैरियर होता है बेटा जिसको बोला जाता है एनर्जी बैरियर, इसके बारे में हल्का सा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरा बैरियर होता है ओरिएंटेशन बैरियर। 1000 कोलिजन में से वो कोलिजन्स जो इन दोनों बैरियर को पार कर जाएगी वो कोलिजन तो आपकी इफेक्टिव होगी, उनसे एक्चुअली प्रोडक्ट बनेगा, और जो बाकी कोलिजन जिनका एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाई या फिर ओरिएंटेशन को पार नहीं कर पाई बैरियर को, उनसे कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। तो आइए फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? एनर्जी बैरियर की। यस बेटा लिखा हुआ है ना, ये देखो ये लिखा हुआ तो है, हर चीज लिखी हुई है ना? देखो ये हर चीज लिखी है। एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग ए केमिकल चेंज, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता। द नंबर ऑफ कोलिजन्स विद सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज इफेक्टिव कोलिजन्स, है ना? तो हर चीज लिखी हुई है स्क्रीन पे, आप साथ साथ नोट कर सकते हो। यस ये वाली जो स्लाइड थी, हर स्लाइड पे जो भी लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ लोग नोट करो भैया, गलती होगी महाराज, नोट करो नोट करो, मैं भूल गया था। हाँ मैंने तुम पे ज्यादा विश्वास कर लिया, मुझे लगा तुमने नोट कर लिया होगा, जब तक मैं समझा रहा हूं तब तक तुमने नोट कर लिया हो, कोई बात नहीं। हाँ नोट कर लो और फिर उसके बाद डन लिख देना अगर नोट कर लिया है तो। हाँ भाई डन लिख देना अगर नोट कर लिया हो तो। हाँ जी जल्दी करो बेटा, और डन लिख देना, नोट कर लिया तो डन लिख देना। हाँ जी ये नोट कर लिया बेटा। हाँ अब देखो, अब आप बोलोगे सर इस एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है, वो समझाओ हमें। देखो एनर्जी बैरियर वाली कहानी मैंने आपको थोड़ी 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 कहानी तो पहले भी समझाई थी। क्या था देखो, एक ग्राफ मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, यही वाला जो ग्राफ है हम लोगों ने पहले भी बनाया था, एक बार और बना लेते हैं। यही वाला ग्राफ है जो हम लोगों ने पहले भी बनाया था। इधर बेटा मैं लिख रहा हूं एनर्जी और इधर मैं लिख रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिख दो या फिर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन लिख दो, बात एक ही है। मैं आपके सामने ग्राफ बनाने जा रहा हूं और इस ग्राफ को आप गौर से देखना। ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बना है। ये है बेटा रिएक्टेंट की एनर्जी, यहां पर रिएक्टेंट है, और ये है बेटा यहां पर प्रोडक्ट। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है? सबसे पहले तो ये बताओ दादा, जल्दी पहले तो ये बताओ।
हाँ भैया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है? जल्दी बोलो। जो लोग स्पैम कर रहे हैं उनका इलाज मैंने करवा दिया है, अभी 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 से इलाज होना स्टार्ट हो जाएगा उनका। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, देखो यहां पर ये जो एंथैल्पी है बेटा, ये जो एनर्जी है, इट इज नोन एज एचआर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। और यहां पर देखो ये है प्रोडक्ट की एंथैल्पी, तो यहां पर प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से ज्यादा है। इसका मतलब सर ये वाली जो रिएक्शन है उसको मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा सर? दिस इज द ग्राफ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले आपको ये चीज समझनी थी, ये वाला एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है मुन्ना, समझ गए क्या तुम मेरी बात को? अब देखो यहां पर ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये है बेटा, यहां पर क्या बना है सर? ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, यहां पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है बेटा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये है बेटा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, ये प्रोडक्ट की एंथैल्पी, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी। अगर मैं प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस कर दूं तो वो बन जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहा हूं मैं? हाँ बेटा, यहां पर एचआर क्या है सुनो सर, एचआर है, अबे वो वाला एचआर नहीं जो कंपनी में होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये है बेटा एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक। अच्छा, एचपी क्या है? एचपी है बेटा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। और जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है ना, वो होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको याद कर लियो। और यहीं से आपको पता लगेगा, कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। इसको बोला जाएगा बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही? ऑल राइट, अब एक चीज देखो, ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इस केस में देखो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट का वैल्यू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा वो पॉजिटिव है, और डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसी वजह से मैंने इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला है। मेरी बात समझ में आई क्या? इसको एंडोथर्मिक क्यों बोला है, समझ में आया? क्योंकि इस रिएक्शन का बेटा डेल्टा एच का वैल्यू क्या है सर? इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, बिकॉज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट से ज्यादा है। इसी वजह से सर इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन आप बोल सकते हो। क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही? ऑल राइट, बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखो, सुनो, एक चीज और सुन लो तुम, बस इसमें तुम्हारा भला हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक ये जो एनर्जी होती है ना, इसको बोला जाता है बेटा ईटीएच। अच्छा सर, ये ईटीएच क्या है? इसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसका क्या नाम है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोला जाता है इसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई? इसको क्या बोला जाता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ETH, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं बात करूं इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास मिनिमम कितनी एनर्जी होनी जरूरी है सर? अगर मिनिमम इतनी एनर्जी होगी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास, तभी आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, क्या ये मेरी बात समझ में आई? अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है रिएक्टेंट के पास, इसका मतलब वो कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये जो टोटल एनर्जी की वैल्यू होती है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर आपके रिएक्टेंट पार्टिकल्स के पास, जो कॉलिजन में रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं, टोटल एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तब तो उस कॉलिजन से प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर पार्टिकल्स के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी है, तो उस कॉलिजन से कभी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या ये बात सही है? यस, क्या ये बात सही है? अब देखो, अगर मान लो ये वाला ग्राफ तुम्हें समझ में आ गया कि सर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है, तो एक्सोथर्मिक का तो तुम बना सकते हो ना खुद से, है ना। उसमें कुछ ज्यादा समझाने का नहीं है, इधर आप एनर्जी लिख सकते हो, इधर बेटा सेम वही चीज रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। और अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब जो आपका प्रोडक्ट का एंथैल्पी है आज वो रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम हो जाएगा। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? ये देखो ऐसा,
ये है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स और ये है बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस केस में क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कम है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, तो इसके लिए जो डेल्टा एच का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है बेटा मैं इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह सकता हूं। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी ये जो टोटल एनर्जी है इसको क्या बोला जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी ही कहा जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना, वो तो सेम ही रहेगा। और यहां से लेके यहां तक ये वाली जो एनर्जी है बेटा इसको क्या कह सकते हो आप, एक्टिवेशन एनर्जी कह सकते हो। क्या बात सही है जी? तो ये वाला ग्राफ समझ में आ गया तो वो तो समझ में आ ही जाएगा। अगर आपने ये चीज नोट कर ली है, तो डन लिख देना, समझ में आ गया है तो। अच्छा उल्टा लिख दिया क्या, ओ सॉरी, अरे भैया यहां तो रिएक्टेंट है, यहां है प्रोडक्ट। हाँ यहां है बेटा रिएक्टेंट, यहां है प्रोडक्ट। लो जी लो जी लो जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम है। लो लो अब ठीक है, अब ठीक है भैया, अब ठीक है, हाँ ठीक है। रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम, डेल्टा एच का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा एच किसके बराबर होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, हो गया, हाँ जी डन हो गया, पक्का, ऑल राइट। अब देखो, मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्या कह रहा हूं मैं, मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा वो भी देख लेते हैं क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे ये वाली, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन रहा है ना। इसके लिए मैं ग्राफ बनाना जा रहा हूं, एक बार आप गौर से देखना स्क्रीन पे। इसके लिए ग्राफ बनाने जा रहा हूं, स्क्रीन पे देखना बेटा। और ये जो ग्राफ है ना, इसकी एनर्जी मैं इधर लिख रहा हूं और यहां पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स वापस वही लिख रहा हूं। आप मेरे साथ साथ भी चाहो तो बना सकते हो, है ना, चाहो तो आप ग्राफ साथ साथ भी बना सकते हो, बहुत आसान सा ग्राफ है, तुम्हें बहुत आराम से समझ में आएगा। देखो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो मान लो वही मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पहले ले लेता हूं, ये रही एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहां पर है बेटा रिएक्टेंट, है ना, और यहां पर है प्रोडक्ट। तो ये जो एंथैल्पी है यहां से यहां तक, दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये वाली जो है दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे लिख सकता हूं मैं, दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर इन दोनों की एंथैल्पी का मैं डिफरेंस ले लूं, यहां पर प्रोडक्ट की एंथैल्पी थी, रिएक्टेंट की एंथैल्पी थी, ये वाली प्रोडक्ट की एंथैल्पी है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेटा इसको मैं क्या कह सकता हूं, डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसको मैं एचपी से एचआर दिखा रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर बहुत बढ़िया बात है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। ये देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, क्या मैं इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कह सकता हूं? दादा एक बात बताओ ना, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है रिएक्शन की प्रोग्रेस, है ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो कितना प्रोग्रेस हुआ है। जैसे मान लो रिएक्शन कोऑर्डिनेट का वैल्यू इतना है मतलब थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है, अगर इतना है मतलब और प्रोग्रेस हुआ, और अगर रिएक्शन कोऑर्डिनेट इतना है मतलब और ज्यादा प्रोग्रेस कर गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो अब देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये वाला जो रिएक्शन होगा उसको मैं कौन सी रिएक्शन बोलूंगा सर, फॉरवर्ड रिएक्शन बोल सकते हो। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहां पर तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना आपका, क्या बना है यहां, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना है बेटा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है ये। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ईएफ क्या है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये ईएफ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब एक चीज और देखो, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बन रहा है, तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, क्या मैं इसको बैकवर्ड रिएक्शन कह सकता हूं? सर बिल्कुल कह सकते हो। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा इसको बोला जाता है ईएबी। इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, ईएबी। एंड व्हाट इज ईएबी, व्हाट इज ईएबी, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
क्या कहूंगा बेटा मैं? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्या यहां तक ठीक है? ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये जो टोटल एनर्जी है यहां से लेके यहां तक, दिस इज नोन एज ईटीएच। इसको मैं क्या लिखूंगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम मुझे, एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू, थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अरे बोलिए ना यार। देखो ये है टोटल, ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, किसके बराबर? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? ऐसे भी लिख सकता हूं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ये ना इसी बहुत सारे तरीके से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताओ जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको आप किस तरह से लिख सकते हो, है ना? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को आप इस तरह से लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स प्लस एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अगर आपने समझ लिया मतलब वहां से क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। वेरी गुड। देखो आपकी जो डेल्टा एच का वैल्यू है, डेल्टा एच का वैल्यू ये वाला है, डेल्टा एच का वैल्यू ये वाला है। एक चीज बताओ, ये है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर मैं इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन निकाल दूं, भाई ये टोटल है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें से अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस कर दूं तो क्या मुझे डेल्टा एच मिल जाएगा क्या? दादा ये वाली बात बताओ, क्या मैं डेल्टा एच को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये वाली बात आपको बतानी पड़ेगी। क्या ये चीज समझ में आई क्या? ओहो बेटा ये चीज बतानी पड़ेगी। क्या ये चीज समझ में आई क्या आपको? क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? हाँ जी जनाब फटाफट बताओ, देखिए क्या ऐसे लिखा जा सकता है? जो आपका डेल्टा एच का वैल्यू है बेटा, ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो वो किसके बराबर होगी? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब आप अपनी डीपीपी सॉल्व करोगे तो डीपीपी में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, आपकी डीपीपी में इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपको यहां से ध्यान रखनी है। ठीक, तो अभी हमने बोला कि भैया जो आपका बैरियर है, एनर्जी बैरियर, अगर मान लो रिएक्टेंट पार्टिकल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर पाए, तो वो वाली जो कोलिजन होगी कभी भी इफेक्टिव आप उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि उस कोलिजन में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यस, क्या ये बात सही है? यहां तक कोई परेशानी नहीं है? यस, तो बेटा ये वाला जो ग्राफ था किसके लिए था? सर यहां पर देखो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन दिख रहा है ना, क्योंकि इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ज्यादा है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा किसके लिए है? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए है ना। आप इसको एक्सोथर्मिक के लिए भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप इसको एक्सोथर्मिक के लिए भी सेम बना सकते हो, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि डेल्टा एच का वैल्यू एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो अगर आपने नोट कर लिया है तो एक बार डन लिख दो, और अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, जल्दी बताओ, देखिए जल्दी बताओ, फिर मैं आपको 2-3 डेफिनेशन वापस से लिखवाने वाला हूं। बेटा डेल्टा एच का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, अरे भाई डेल्टा एच का वैल्यू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई। किसी एक चीज के दो फॉर्मूले हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? दोनों हो सकते हैं मेरे दादा। ये इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी है, ये इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी है ना, दोनों फॉर्मूले सही है। आ जाओ देखिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया था। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? सर वो एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता था लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, यहां पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जिस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जिस एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो जनरली रिएक्टेंट पार्टिकल्स के पास एनर्जी इतनी होगी,
है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इतना होता है, इतनी एनर्जी होती है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट और होगी, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, है ना, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही बात कर ली थी। ठीक है, यहां पर एक और बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहां पर नोट में एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहां पर एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट लिखा हुआ है बेटा, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू होती है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स अंडरगोइंग रप्चर। रप्चर का मतलब क्या होता है, जानते हो क्या आप, टूटना, है ना। जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे ये लिखा है H2+I2 gives 2HI, तो हम सब लोग जानते हैं कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है सर, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, H और H के बीच बॉन्ड टूटेगा, आयोडीन आयोडीन के बीच भी बॉन्ड टूटेगा, और H और I के बीच नया बॉन्ड बनेगा। तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नया बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। तो ये जो पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, जो बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, उनकी नेचर पे डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। और एक्टिवेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो कभी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इस पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, कभी भी वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इन सब से कोई लेना देना नहीं होता एक्टिवेशन एनर्जी का। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, आप बोलोगे नहीं। यस, एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बेटा जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं उन बॉन्ड्स की नेचर पे, कि वो बॉन्ड किस तरह के हैं, है ना। अगर मान लो कोई बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, इसका मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, एक्टिवेशन एनर्जी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। लेकिन बाकी किसी फैक्टर पे एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड नहीं करती। एक और टर्म थी, एक और चीज थी जिसपे एक्टिवेशन एनर्जी डिपेंड करती थी, जल्दी बार बताइयो दादा, एक बार बताओ, एक और छोटी सी टर्म मैंने बताई थी जिसपे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती थी, वो वाली कौन सी टर्म थी। एक्टिवेशन एनर्जी को एक और फैक्टर भी चेंज करता था, वो कौन सा फैक्टर था, जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ। हाँ जी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे भैया वो कौन सा वेक्टर था, वो कौन सा वेक्टर था, यस बहुत बढ़िया, सौरभ ने सबसे पहले बताया है बेटा, कैटलिस्ट होता था, कैटलिस्ट, वो भी एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता था। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। तो अब देखो एक और छोटी सी डेफिनेशन है, एक और छोटी सी डेफिनेशन है जिसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वजह मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं, ये जो टोटल एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए अगर वहां से प्रोडक्ट बनना है तो देख लो ये टर्म लिखी हुई है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेस, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की वो मिनिमम एनर्जी इन ऑर्डर टू मेक द केमिकल रिएक्शन अकर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन को होना है तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास जो टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी उनके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोला जाता है बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोला जाता है। तो आज वाला जो टॉपिक है ना बेटा, थ्योरेटिकल टॉपिक है ना, थ्योरी है, इस पे थ्योरी वाले ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई न्यूमेरिकल ऐसा आता नहीं। आप एक बार फटाफट से नोट कर लो इसको। यस, अगर नोट कर लिया है, नोट कर लिया तो फटाफट से आप डन लिख देना, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया तो बेटा फटाफट से डन लिखना, फिर आगे चलते हैं, जल्दी बताओ, फिर आगे चलते हैं बेटा। नोट करने के बाद आगे चलेंगे। पक्का हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब इसके बाद बात आती है ओरिएंटेशन बैरियर की। सर ये एनर्जी बैरियर तो समझ में आ गया। देखो कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कॉलिजन में कुछ कॉलिजन्स ऐसी होती हैं जो कि जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी तो होती है लेकिन फिर भी उस कॉलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, फिर भी वो कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसका जो ओरिएंटेशन है वो सही नहीं था। तो कॉलिजन को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं, देखो ओरिएंटेशन का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। देखो मान लो यह है ए और यह है बी, है ना, ए और बी के बीच बॉन्ड बना हुआ है और सी और डी इनके बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। आपको प्रोडक्ट चाहिए कौन सा, आपको प्रोडक्ट चाहिए एसी
प्लस बीडी, आपको प्रोडक्ट कौन सा चाहिए बेटा? AC प्लस बीडी, ये आपके प्रोडक्ट है, ठीक है। और हमारे रिएक्टेंट कौन से हैं? AB और CD। अब आप खुद सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो बेटा, AC कब बनेगा? जब A का कोलिजन C से हो और B का कोलिजन D से हो, तभी आपका AC बनेगा और तभी आपका BD बनेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा, हुआ कुछ ऐसा, हुआ कुछ ऐसा कि उनकी कोलिजन कुछ इस तरह से हुई। जो आपका A था, है ना, B C D, इस तरह से कोलिजन हुई। B की कोलिजन C से हुई, B का कोलिजन C से हुआ, तो तुम खुद बताओ क्या वहां से AC प्लस BD बन सकता है क्या? एक बात बताओ, अरे जल्दी बोलो, क्या अगर कोलिजन इस तरह से होगी कि B का कोलिजन C से हुआ, A और D तो आपस में कोलाइड ही नहीं कर रहा, तो क्या उससे प्रोडक्ट बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब दिस इज नॉट ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। बेटा ये जो ओरिएंटेशन है ये प्रॉपर नहीं है। भले ही इन पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी है, लेकिन फिर भी इन पार्टिकल से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज इनका ओरिएंटेशन सही नहीं है। तो सर फिर सही ओरिएंटेशन क्या है? देखो सही ओरिएंटेशन ये वाला है, ऐसा है, ए जो है बेटा वो सी से कोलाइड करे और जो सी है वो डी से कोलाइड करे। ए सी बी डी, ए का कोलिजन सी से हो रहा है, बी का कोलिजन डी से हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस, इनको आपस में भिड़ाओ मत, अंदर नहीं घुसेंगे, स्फीयर है। ये देखो, दिस इज योर प्रॉपर ओरिएंटेशन, है ना। ए सी से कोलाइड कर रहा है, बी डी से कोलाइड कर रहा है, और थोड़े टाइम में ए और बी के बीच बॉन्ड टूटेगा, सी और बी के बीच बॉन्ड टूटेगा, ए सी बन जाएगा, बी डी बन जाएगा। दिस इज योर प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर किसी कोलिजन से प्रोडक्ट बनना है तो उसकी एनर्जी भी सफिशिएंट होनी चाहिए और साथ साथ ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो दिस इज योर प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या ये बात समझ में आई? क्या है भाई लोगों, क्या ये बात समझ में आई? इसका एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं, एक और बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं, सुनना। एक और बढ़िया एग्जांपल देते हैं। देखो ये लिखा है ना इसमें, एनर्जी अलोन डज नॉट डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन। सिर्फ एनर्जी से कोलिजन इफेक्टिव होगी ऐसा नहीं होगा। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड इन प्रॉपर मैनर इफ द रिएक्शन इज टू अकर। पार्टिकल्स की कोलिजन भी एकदम बढ़िया होनी चाहिए, है ना, मैनर एकदम बढ़िया, ओरिएंटेशन उनका होना जरूरी है। एक और एग्जांपल देता हूं, सुनो। अगर आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो जैसे मान लो CH3Cl लिखा है और इस पे OH माइनस का अटैक होना है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, थोड़ी सी फील आएगी आपको। अगर नहीं भी फील आए ना कोई बात नहीं, जब आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो वहां पर पूरी फील आ जाएगी ना। मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, सुनना। कार्बन और क्लोरीन, जल्दी से बताओ किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है? जल्दी बोलो। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मैं पूछ लेता हूं तुमसे, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? दादा इधर स्क्रीन पे देखो ना यार, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन और क्लोरीन में से? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? बस, अरे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। सर क्लोरीन पे चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव, क्लोरीन पे चार्ज होगा कार्बन पे चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव। यस, तो ये जो बेचारा कार्बन है सर, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है इसको? इसको सर इलेक्ट्रॉन दे सकता है OH माइनस। इसके पास इलेक्ट्रॉन की भरमार है भैया, देखो OH माइनस। अब सुनो, OH माइनस का जो अटैक है वो इस कार्बन पे होना है। दो डायरेक्शन में आपको बता रहा हूं, आप बताना कौन सी डायरेक्शन से अटैक होगा। पहली डायरेक्शन, OH माइनस ने इस डायरेक्शन से अटैक किया कार्बन पे, दिस इज डायरेक्शन नंबर 1। और एक और डायरेक्शन है जिसमें OH माइनस इधर से अटैक नहीं कर रहा, OH माइनस पीछे से आके अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, दिस इज डायरेक्शन नंबर 2। आप मुझे एक बात बताओ, कौन सी डायरेक्शन सही है अटैक करने के लिए? मुन्ना एक बात बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सी डायरेक्शन से OH माइनस का अटैक होगा? कौन सा ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन है? जल्दी से बोलो। हाँ अभी पता लगेगा कितना तुमने पढ़ा ऑर्गेनिक। कौन सा ओरिएंटेशन प्रॉपर ओरिएंटेशन है? जल्दी बताओ कौन सा। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया बेटा।
कौन सा ओरिएंटेशन है सर? सेकंड वाला ओरिएंटेशन सही है। सर फर्स्ट वाला क्यों सही नहीं है? देखो OH माइनस जो होता है बेटा वो खुद है इलेक्ट्रॉन रिच, इस पे नेगेटिव चार्ज है। जो आपका क्लोरीन है उस पे भी नेगेटिव चार्ज है। अगर OH माइनस इधर से अटैक करेगा कार्बन पे तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच होगा रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से OH माइनस का यहां कार्बन पे अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी वजह से OH माइनस घूम के आएगा इधर से और पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि जब ये पीछे से अटैक करेगा तो इधर Cl माइनस इसको रिपेल नहीं कर पाएगा। तो जो फर्स्ट वाला ओरिएंटेशन है वो तो गलत है और जो सेकंड वाला ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल सही है। दैट इज नोन एज प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर आपका CH3 और ऑक्सीजन इस तरह से कोलाइड करेगा तब तो प्रोडक्ट बनेगा, तब तो वो कोलिजन इफेक्टिव होगी, नहीं तो वो कोलिजन इनइफेक्टिव होगी। क्या ये समझ में आई क्या बात आपको? हाँ जी भाई लोगों, जल्दी बोलो बेटा। और इसी को आप SN2 मैकेनिज्म बोलते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, जिसको आप 12th में ऑर्गेनिक में पढ़ लोगे। समझ में आया? हाँ जी दादा जल्दी बोलो, क्या ये चीज क्लियर है? हाँ, तो ये मीनिंग होता है बेटा कोलिजन का। तो वापस सुन लो, वापस सुन लो, वापस सुन लो। क्या बोला है कि अगर किसी कोलिजन को इफेक्टिव होना है तो दो बैरियर पार करने पड़ेंगे। एक तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए जिससे कि वो एनर्जी बैरियर को पार कर पाए, पहली चीज। और जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स है उनकी कोलिजन भी क्या होनी चाहिए? एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए, तभी वो जो कोलिजन होगी वो इफेक्टिव होगी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन दोनों फैक्टर को कंसीडर कर लूं, इन दोनों फैक्टर को अगर मैं कंसीडर कर लूं तो आपका जो नेट K का फॉर्मूला बनता है वो बनता है बेटा P इंटू Z E की पावर माइनस E अपॉन RT। सर ये Z क्या था? Z के बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। Z के बारे में मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। ये होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको आप क्या कहते थे सर? दिस इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। टोटल कोलिजन कितनी हो रही है? और ये जो P है, P इज नोन एज स्टेरिक फैक्टर। इसको क्या बोला जाता है? स्टेरिक फैक्टर, या फिर इसका एक और नाम भी है, इसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? स्टेरिक फैक्टर बोल दो या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कह दो, बात एक ही है। सर ये क्या कंसीडर करता है? ये कंसीडर करता है ओरिएंटेशन। कंसीडर ओरिएंटेशन। देखो ना भाई, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन में आपका एनर्जी वाला फैक्टर भी आना चाहिए। ये रहा, दिस इज द फैक्टर फॉर एनर्जी। ये वाला फैक्टर है एनर्जी वाला फैक्टर। ये है टोटल कोलिजन, और साथ साथ में फैक्टर आपका कौन सा होना चाहिए? सर एक फैक्टर आपका ऐसा भी होना चाहिए जो ओरिएंटेशन को कंसीडर करता हो, और ये जो P है बेटा ये कंसीडर करता है ओरिएंटेशन को। तो आपका जो नेट आपका K का फॉर्मूला बनता है दैट इज P इंटू Z इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT। और अगर आप इसको आर्रीनियस से इक्वेट करो, अगर आप इसको आर्रीनियस इक्वेशन से इक्वेट करो तो ये वाला फॉर्मूला आर्रीनियस इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा है, K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस E अपॉन RT। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इसको इससे इक्वेट करो, जो आपका A का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? P इंटू Z के बराबर होगा, है ना। और जो P का वैल्यू होता है वो जाएगा A अपॉन Z। जो P का वैल्यू होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? A अपॉन Z के इक्वल। यस, समझ में आई ये बात? ये है आर्रीनियस इक्वेशन। तो आपका जो A का वैल्यू होगा, हाँ P का वैल्यू बेटा आपको नहीं ध्यान में लेना है। P का वैल्यू आपको नहीं ध्यान में रखना है। वो जो भी होता हो, क्या होता है, कैसे होता है, उससे कोई हमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है कि एक फैक्टर होगा, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, उसकी टेंशन मत लो तुम। इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा इस फॉर्मूले पे। ये थ्योरेटिकली हमें ध्यान रखना है कि भाई थ्योरेटिकली ये वाला फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू P इंटू Z E की पावर माइनस E अपॉन RT। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है बेटा। हाँ जी बेटा, रॉन्ग नहीं है। अरे रॉन्ग नहीं है, दोनों चीजें एक ही बात है। ये दोनों एक ही बात है भाई। ये वाला पहले कोलिजन थ्योरी ऐसे इवॉल्व हुई, पहले बोला कि जितनी कोलिजन होंगी उन सबसे प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया कि यार सारी कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बन रहा, इसका मतलब कुछ और फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। फिर वो फैक्टर देखा गया कि सर एनर्जी वाला फैक्टर होना चाहिए। फिर एक और देखा कि एनर्जी से भी काम नहीं चल रहा,
कुछ और भी है फैक्टर जिसकी वजह से आपकी कोलिजन इफेक्टिव नहीं बन रही, फिर वो फैक्टर आया कि बोले स्टेरिक फैक्टर को इंक्लूड करो। तो लास्ट में सब कुछ इंक्लूड किया तो के का फॉर्मूला ये बना, और यही वाला था अरिनियस इक्वेशन, जिसने अरिनियस ने P इंटू जेड को क्या बोला था, ए बोला था, है ना। तो दोनों बात एक ही है, कोई उससे रिलेशन, कुछ अलग वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है, अलग रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर। आओ बेटा आओ, अब इस पे बेस्ड हम लोग एक आधा क्वेश्चन करते हैं। ये जेई 2021 का एक क्वेश्चन है, फटाफट से ये करके बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ। हाँ जी जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ बेटा इस पे जेई में क्वेश्चन आते हैं, देखो ये रहा जेई 21 अगस्त 2021 में क्वेश्चन आया, जल्दी बताओ दादा जल्दी बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट। कौन से ऑप्शन पे टिक मार दूं, कौन से ऑप्शन पे टिक कर दूं, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। अरे भैया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है हमसे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है हमसे, जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ अरे सारी दुनिया बता देगी भाई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सर पहले तो ये बताओ ये ग्राफ किसका है। सर प्रोडक्ट की एंथैल्पी, देखो रिएक्शन है कौन सी, ए बी प्लस एम एन, मतलब ये है रिएक्टेंट, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स, और ये है सर प्रोडक्ट, दिस इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर दो, यही तो होती थी आपकी डेल्टा एच। अरे भैया एंथैल्पी यही तो होती थी, प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी माइनस कर दो, यही एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती थी। और वो सर कितनी आ रही है, 45 आ रही है। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 45 आएगा। कौन से साल में पूछा गया सर, 2021 में पूछा गया। बस कॉन्सेप्ट समझो, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बताओ बहुत सिंपल था। हाँ एक और क्वेश्चन ये वाला, ये तुम खुद से करोगे। ये कौन से साल में पूछा गया, हाँ ये कौन से साल में पूछा गया बेटा, ये पूछा गया 2019 जेई मेंस में, और ये तुम्हारा होमवर्क है ना। ये क्या है बेटा, होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है बेटा, इसको खुद से करना है, ठीक है। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है जेई एडवांस 2016 में पूछा गया, ये वाला जो क्वेश्चन है जेई एडवांस 2016 में पूछा गया है, और ये कोलिजन थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, कोलिजन थ्योरी और दोनों में रिलेट करके पूछा गया। आओ देखें, अरेनियस इक्वेशन कोलिजन थ्योरी वहां से पूछा गया। आइए देखो क्या कह रहा है ये बेटा, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है ना, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को देखने में हमें लगता है कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होंगे, लेकिन बेटा ये मुश्किल है नहीं, मतलब बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं। आइए देखिए, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। लिखता है अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन। क्या ये बात सही है क्या? कहता है अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी तो वो रिएक्शन फास्ट होगी। दादा एक बात बताओ, तुम खुद बताओ अपना दिमाग लगा के, भैया एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, एक की एक्टिवेशन एनर्जी कम है, कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? सर जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा वो रिएक्शन फास्ट होगी। इसका मतलब सर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सरासर गलत है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सरासर गलत है। बताइए सही है? बस हाँ, आगे क्या कहता है, रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है भैया, एक रिलेशन बताया था आपको, याद है? अरे दादा एक रिलेशन बताया था, म्यू इज इक्वल टू के टी प्लस 10 अपॉन के टी, और हम लोग ये लिखते थे इसकी वैल्यू 2 या 3 के बराबर होती थी, याद है? ये के टी प्लस 10 क्या होता था, रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर टी प्लस 10, और के टी होता था रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर के टी एट टी। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है कि नहीं है? जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, होता है ना ऐसा? अरे बोलो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाती है। सर ये वाला जो स्टेटमेंट है, सर ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यस बहुत बढ़िया। एक और स्टेटमेंट पढ़ो, कहता है द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज द मेजर ऑफ द रेट एट विच कोलिजन अकर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, K इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। यस, और अभी मैंने आपको बोला था जो A का वैल्यू है, A क्या होता है सर? A होता है P इंटू, A होता है P इंटू Z। तो ये जो आपका A है वो किसको बता रहा है? वो बता रहा है कि सर कितनी कोलिजन हो रही है।
ए जो है बेटा वो किसको बताता है, कितनी कोलिजन हो रही है, कितनी कोलिजन हो रही है इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। एनर्जी वाले फैक्टर को कभी भी ए इंक्लूड नहीं करता, बिकॉज जो एनर्जी वाला फैक्टर है वो तो ये वाला है, जो एनर्जी वाली टर्म है वो तो ये वाली है। जो ए होता है वो कभी भी एनर्जी को इंक्लूड नहीं करता। एनर्जी जो होती है बेटा वो उसको सिर्फ और सिर्फ ये वाली टर्म इंक्लूड करती है, ए में कभी एनर्जी नहीं आती। ए तो बताती है कितनी कोलिजन हो रही है, कोलिजन को बता रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में हम लोगों ने कभी भी एनर्जी के बारे में बात नहीं करी। अरे बोलो ना, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलना पड़ेगा बेटा। यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब स्टेटमेंट सी को पढ़ो। क्या कह रहा है? हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। यस, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा होगी रेट कांस्टेंट की। देखो, एक ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम है, तो यहां पर रिएक्टेंट का पार्टिकल में प्रोडक्ट में रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना आसान है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट पार्टिकल्स को कम एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, है ना? तो ये रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाएगी। लेकिन ये वाली रिएक्शन देखो, इसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा है। आपके जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, और वो ज्यादा एनर्जी आएगी कहां से? जब हम क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो इस एनर्जी बैरियर को पार करके इधर चले जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई क्या भाई लोगों? अरे ये वाली बात समझ में आई क्या? जल्दी बोलना पड़ेगा। इसका मतलब जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है तो आपकी जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है या रेट की वैल्यू है वो टेम्परेचर पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाती है, कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना आसान होगा। बताइए, इसका मतलब सर ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है ये सही है। बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा। क्लियर है? तो इसके ऑप्शन नंबर बी सी डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज और समझाता हूं। हाँ बेटा, मैं 5-7 मिनट आपके और लूंगा, है ना? आपके कीमती टाइम में से मैं 5-7 मिनट लेना चाहता हूं। ठीक है, ले सकता हूं इतना तो? है भाई, ले सकता हूं ना? आइए आइए। हाँ बेटा, आज तो कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं है यार हमने, आज तो बहुत कम चीजें पढ़ी हैं। आज तो कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं है, बहुत कम चीजें पढ़ी। आओ पढ़ाऊंगा आज मैं, अभी पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। देखो, आपको याद है, मान लो एक रिएक्शन है कुछ ऐसी, ए गिव्स बी, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ना? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं आपको। ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। ठीक है, ये है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, इसका जो रेट कांस्टेंट है उसको मैं के फॉरवर्ड लिख देता हूं, और बी का ए में कन्वर्ट होना, इसको मैं बोल सकता हूं रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, आपको याद है के का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ऐसे लिखते थे ना? बोलो, ऐसे लिखते थे। तो अगर मैं फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? के फॉरवर्ड इंटू ए फॉरवर्ड ई की पावर माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस। और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालूं तो वो ऐसे हो जाएगा, ए बैकवर्ड ई की पावर माइनस ई बी अपॉन आर टी, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन आर टी। अब एक चीज देखो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। एक बात बताइए, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड अगर मैं कर दूं तो ये जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है? जल्दी से बताओ। देखें, ये एक्सप्रेशन बेटा किसके बराबर होगा? जल्दी से बताओ। ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है, हाँ ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई। यस, बहुत बढ़िया भैया सर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा। बस इस वाले कांस्टेंट पे ना, इस वाले आपके
कॉन्सेप्ट पे, इस वाले कॉन्सेप्ट पे जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होगा, इस वाले कॉन्सेप्ट पे जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और मैं आपका एडवांस का जब सेशन लूंगा तो वो वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। आ जाओ देखें, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, और ये बन जाएगा बेटा किसके बराबर, के फॉरवर्ड की वैल्यू किसके बराबर है, ए फॉरवर्ड अपॉन ए बैकवर्ड, इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, इन दोनों को डिवाइड कर दो, और ये बन जाएगा बेटा ई की पावर ई ए बैकवर्ड माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, ई ए बैकवर्ड अपॉन ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी। तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। मतलब ये एक्सप्रेशन समझाना मेरा मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव ये था कि आप अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके लिए दो अलग अलग रेट कांस्टेंट निकाल के अगर उन दोनों को डिवाइड कर देते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। अब एक चीज देखो, और यहां पर एक इक्विलिब्रियम का छोटा सा कॉन्सेप्ट और था जो एडवांस में यूज हुआ था। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, एक रिलेशन ये पढ़ते थे आप, जहां पर ये जो क्यू था उसको बोला जाता था रिएक्शन कोशेंट। क्या बोला जाता था इसको, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है ना। और जब इक्विलिब्रियम की बात होती थी, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ, और इक्विलिब्रियम पे अगर आपको याद हो तो हम लोग ऐसे कहते थे कि जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, और 0 होने के साथ साथ जो आपका Q का वैल्यू है, रिएक्शन कोशेंट का वैल्यू, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगा। यस, तो यहां से जब आप डेल्टा जी 0 लिखोगे तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला बनेगा -2.303 आर टी लॉग जिसका बेस 10 है के इक्विलिब्रियम, है ना। ये वाला फॉर्मूला आप लोग कक्षा 11 में पढ़ते थे। कौन से चैप्टर में, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ते थे। तो अगर मान लो कहीं पर आपसे डेल्टा जी नोट पूछे, केमिकल काइनेटिक्स को डेल्टा जी नोट से रिलेट कर सकता है, तो हमें सिर्फ फॉर्मूले में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डालनी है, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आएगा वो कहां से आएगा, यहां से आएगा। यहां से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, इस फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपको डेल्टा जी नोट मिल जाएगा। और जो जेई एडवांस का क्वेश्चन था उसमें यही चीज पूछी गई थी। यस, बात समझ में आई क्या, हाँ भैया। अब कोई ये बोलेगा सर ये वाली इक्वेशन कहां से आई, तो ये कक्षा 11 थर्मोडायनेमिक्स से आई है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये कक्षा 11 थर्मोडायनेमिक्स से आई है, वहां से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया याद कर लो इस फॉर्मूले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ याद है, अरे बताओ। डेल्टा जी नोट बोलते हैं बेटा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये भगवान माफ करो आप मुझे यार, इसको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी बोला जाता है। दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी। क्यू इज रिएक्शन कोशेंट, के इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई क्या कर रहे हो मतलब तुम, हाँ। अब ये भी पूछ लो कि डेल्टा जी नोट क्या होता है, हाँ भैया। आओ आओ, अच्छा एक चीज और देखो, हम लोग ऐसे लिखते थे ना, k इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये वाला फॉर्मूला लिखते थे। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो ए है, ए, जो ए है ना, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ ए क्या होगा। अगर मान लो कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि जो आपका अरेनियस कांस्टेंट ए है उसका यूनिट क्या होगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग खत्म कर लेते हैं, ताकि जो अगली क्लास आएगी ना उसमें सिर्फ डिफरेंट चीजें पढ़नी है हमें, है ना। ये वाला पोर्शन हमारा पूरा खत्म हो सके, इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लास ला रहा हूं, है ना। ये वाली चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। आओ देखो, देखो ए का यूनिट कैसे निकालते हैं बेटा। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये किसके बराबर होता था। इसको मैंने लिखा था, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होता था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर और इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी। क्या ये चीज याद है आपको, अरे बोलो ना बेटा, क्या ये चीज आपको याद है कि ये जो E इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी होता था, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन होता था जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। अब तुम एक बात बताओ, क्या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन की कोई यूनिट हो सकती है क्या, जल्दी बोलो ना मुन्ना, अरे जल्दी बोलो ना यार,
क्या फ्रैक्शन की कोई यूनिट हो सकती है क्या? बोले फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब ऊपर भी मॉलिक्यूल नीचे भी मॉलिक्यूल, क्या इसकी कोई यूनिट हो सकती है? हाँ, अरे बोलो दादा, बोलना पड़ेगा भाई, तुम तो ऐसे निठल्ले ऐसे फैल गए हो। अभी क्लास खत्म नहीं करी है भाई, भूख मुझे भी लगी है, तुमसे ज्यादा लगी है, मैं कब से बोल रहा हूं, इतना तेज तेज बोल रहा हूं। नहीं होगी ना, तो जब इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो बेटा ए का जो यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ गए तुम लोग? जो आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। और रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको पता है ना, वो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपकी रिएक्शन की ऑर्डर के साथ साथ जो ए का यूनिट है वो भी चेंज होता जाएगा, है ना। ये छोटी सी चीज है जो आपसे कभी कोई पूछ सकता था, उसमें लटक सकते थे अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो। यस, समझ में आ गई क्या मेरी बात? बोलो 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 बोलो। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक चीज और, एक छोटी सी कहानी में आपको और सुनाता हूं। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका, आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद आपकी क्लास छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, थोड़े थोड़े से मैंने ज्यादा ले लिया तुम्हारा वक्त, कोई बात नहीं यार, तुम इतना समझ सकते हो, तुम्हारे फायदे के लिए ये चीज। अच्छा, तो बेटा देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या बताता है आपको, अगर याद हो तो हमने एक चीज लिखी थी कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ती है? आपसे ये वाला क्वेश्चन कोई पूछ सकता था, है ना? कोई बता सकता है क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ जाता है? जल्दी बोलो ना यार। हाँ 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 हाँ, जल्दी बोलो, कोई बता सकता है क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज करता है? क्यों इंक्रीज करता है? सुनो सुनो मैं बताता हूं, सुनो मैं बताता हूं, देखो अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला ग्राफ याद है आपको? ये वाला ग्राफ याद है ऐसा? सर ये ग्राफ तो हम लोग अब भूल नहीं सकते, मतलब नींद में भी कोई पूछेगा ना तो वो नहीं भूल सकते, है ना। ये है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि जब आपने टेम्परेचर कम लिया, है ना, जब आपने टेम्परेचर कम लिया, जब आपने टेम्परेचर कम लिया, तो कम टेम्परेचर होने की वजह से पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो कम होती है ना। जितना जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो जब आपका टेम्परेचर कम है तो पार्टिकल्स की जो एनर्जी होगी वो कम होगी। पार्टिकल्स के पास हो सकता है कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी कम हो कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो इस एनर्जी बैरियर को पार ना कर पाए। तो ऐसे कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की जो जब जब कोलिजन होगी तो उस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, उस कोलिजन को इफेक्टिव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कम टेम्परेचर पे पार्टिकल्स के पास, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी कि वो इस एक्टिवेशन एनर्जी वाले बैरियर को पार कर पाए। ठीक, अब मैंने क्या किया, अब मैंने बढ़ा दिया टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो सर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब पार्टिकल्स के पास जब उनकी एनर्जी बढ़ी तो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी हो गई, इतनी हो गई कि वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर पाए। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ भैया। जब अब हो क्या रहा है, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा पार्टिकल्स के पास ऐसी इतनी एनर्जी है कि वो इस एनर्जी बैरियर को पार कर पा रहे। यस, अब ज्यादा पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी आ गई है, तो ज्यादा पार्टिकल्स इस एनर्जी बैरियर को पार करेंगे, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगी, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। क्या ये बात समझे तुम? ये जो सारे स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट एडवांस के क्वेश्चन करने में काम में आते हैं। यस, और इस चीज को होता क्या है, आपको अगर याद हो तो कक्षा 11 में आप एक टर्म पढ़ते थे, बोल्ट्जमैन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ऐसा नाम सुना है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ऐसा याद है क्या? है भाई लोगों? एक कर्व बनता था
मैं बता देता हूं, ये कर्व बनता था, इधर आप लिखते थे डेल्टा एन बाई एन, जिसको आप क्या कहते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको आप क्या कह सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो अगर आपको बात समझ में आ गई ना, अगर आपको मेरी कई भी बात समझ में आ गई तो उतना सफिशिएंट है कि भाई जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा पार्टिकल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, तो ज्यादा पार्टिकल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, वो मोर देन सफिशिएंट है। उसी स्टेटमेंट को मैं ग्राफ पे बताना चाहता हूं, उसी स्टेटमेंट को मैं ग्राफ पे बताना चाह रहा हूं। तो देखो यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और यहां पर मैंने लिख दी है उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी। तो अगर आपने क्या किया, ये वाला जो ग्राफ है बेटा वो बनाया T1 टेम्परेचर पे, है ना। मैं मान लेता हूं ये जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी, अगर पार्टिकल्स के पास इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है तभी वो प्रोडक्ट बनाएंगे। इस एनर्जी को मैंने बोल दिया एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं। अरे बोलो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन ये वाला फ्रैक्शन है, मतलब यही वाले मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मेरी बात समझ, ये वाले इधर वाले जो पार्टिकल्स है देखो, इनकी एनर्जी जो एक्टिवेशन एनर्जी से कम है, तो इन मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन से कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकती। अब आपने क्या किया, सुनो, अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब आपने क्या किया बेटा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो आप लोगों ने एक चीज सुनी है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये जो ग्राफ है वो ऐसा बढ़ जाता है। ये वाला जो ग्राफ है ना, मान लेते हैं ये है T+10 टेम्परेचर पे, और ये वाला जो ग्राफ है वो है T टेम्परेचर पे। आपने टेम्परेचर 10 यूनिट से बढ़ा दिया। सर 10 यूनिट से बढ़ाया तो हुआ क्या, ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, ये देखो अब की बार ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन इंक्रीज कर गया है। सर जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा, मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है। ज्यादा मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो रही है, इसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा हो जाती है। इस चीज को इस ग्राफ के थ्रू भी आप समझा सकते हो। बताइए क्या ये बात समझ में आ गई। तो अगर वो चीज समझ में आ गई ना जो मैंने बोला है, वो चीज भी सफिशिएंट है। और अगर उसी चीज को आप ग्राफ की हेल्प से दिखाना चाहो तो इस तरह से दिखा सकते हो। क्लियर, हाँ भाई। तो आज मैंने सबसे ज्यादा लंबा टाइम आप लोगों का एक्सटेंड किया है और उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं भैया, है ना। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम होमवर्क तो देंगे। होमवर्क क्या है, एक क्वेश्चन जो क्लास में दिया है ना। होमवर्क क्या है, जो क्लास में दिया है वो क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा डीपीपी नंबर 8 ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा सारी की सारी एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी आज आप सॉल्व कर सकते हो दिल खोल के। मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास इंस्टा पे मैसेज किया, इंस्टाग्राम पे, कि सर आप ना एनसीईआरटी भी बता दो कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने कहा आज एनसीईआरटी का लफड़ा ही हटाते हैं, आज आप सारी की सारी एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट एनसीईआरटी कर लेना। और जो आपका बेटा पीडब्ल्यू वाला मॉड्यूल है ना, पीडब्ल्यू वाला जो मॉड्यूल है ना, उसमें कोलिजन थ्योरी तक जितने भी क्वेश्चन है दिल खोल के कर लेना। मेरी गारंटी है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अपनी बात की गारंटी है। आ जाओ फिर, तुम लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। देखो भैया, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज वाला जो टॉपिक था, मैं मानता हूं आज वाले टॉपिक में काफी सारी थ्योरेटिकल चीजें थी, है ना, थ्योरी वाला टॉपिक था। तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि सर थोड़ा सा मजा सा नहीं आया। लेकिन देखो भैया, मजा किसी का गुलाम नहीं है ना। कई बार कम आता है, कई बार ज्यादा आता है ना। तो हमेशा क्लास एक जैसी होगी ऐसी उम्मीद ना करें। कई बार अपनी क्लास थोड़ी माहौल गर्म रहेगा, है ना। कई बार हंसी मजाक वाला माहौल रहता है, कई बार न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, कई बार थ्योरी ज्यादा होती है। तो अपने आप को थोड़ा ना लेवल उठा के रखो भैया, है ना। कोई उठाने नहीं आएगा आपके लेवल को, है ना। आपका मूड ठीक करने नहीं आएगा कोई, उसके लिए आप किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करो। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सर हमें तो हर क्लास में एकदम जोरदार मजा आना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा ना भाई। कई बार क्या होता है, जब न्यूमेरिकल्स आते तो एकदम मजा आता है, भाई न्यूमेरिकल ले लगाया फॉर्मूला उत्तर, है ना। कई बार थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं,
है ना, जिनको हमें समझना पड़ता है। ये वाली जो कोलिजन थ्योरी वाला जो टॉपिक है, इससे एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं आपका एडवांस का सेशन लूंगा उसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भैया चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, जे मेंस के अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब जो आपको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं कुछ अलग तरीके की चीजें हैं जिसपे एक्चुअली मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन एडवांस में कभी कभी पूछ लेता, उसमें भी एडवांस में भी नहीं पूछा गया, एक बार क्वेश्चन पूछा गया। अब लेकिन वो बहुत सारी बुक्स में होता है, आपके मॉड्यूल में भी है ना, मॉड्यूल में भी है, इसीलिए मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा। वो क्वेश्चंस क्या हैं वो हम लोग अगली क्लास में उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग अब खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, आज कोई स्टोरी नहीं, कोई कहानी नहीं, अगली क्लास में देखेंगे फिर। ऑलराइट, तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, तब तक खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। अगली क्लास तक सारे लोग अपना ख्याल रखें। टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।